आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस का सीरीज चला रहे हैं हम। अभी तक हमने भारत के इतिहास, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और भूगोल के प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम 2022 में पूछे गए प्रश्नों में भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए प्रश्न बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022। बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए प्रश्न को हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? ठीक ना, सामान्य बैंकिंग के लिए आरबीआई है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कृषि शाख। कृषि शाख के लिए कौन सी उच्च संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर? ऑप्शन है सहकारी शाख समिति, सहकारी बैंक, नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए, कृषि शाख मतलब कृषि संबंधित जो लोन होते हैं उनके लिए पूरे देश भर में उच्च संस्था है जो इसका रेगुलेशन करती है, वो है नाबार्ड। तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए उच्च संस्था कौन है? नाबार्ड है। अब नाबार्ड क्या है उसको हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी संसद के एक अधिनियम द्वारा। किसी भी संस्था की स्थापना कई तरीके से हो सकती है, कैबिनेट के स्तर से निर्णय लेकर के, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी संसद द्वारा अधिनियम बना करके। भारत सरकार का एक शीर्ष विकास बैंक है, हेडक्वार्टर मुंबई, यानी इसके स्थापना से पहले कृषि से संबंधित लोन के लिए भी सबसे उच्च संस्था आरबीआई थी। लेकिन आरबीआई तो जानते हैं कि पूरे देश का सबसे उच्च स्तर का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, तो उसके बहुत सारे कार्य थे, तो कृषि विकास के कार्यों में देरी होती, इसलिए नाबार्ड को लाया गया और आरबीआई का जो कार्य था कृषि विकास के लिए, लोन के लिए, वो कार्य नाबार्ड को सौंपा गया। और अभी वर्तमान में पूरे देश में कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए आपको नाबार्ड ही उच्च संस्था है, क्योंकि इसके नाम से देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास के लिए भी उत्तरदायी है और कृषि विकास के लिए भी अगर लोन देना हो तो उसके लिए सबसे उच्च संस्था, उच्च बैंक है आपका नाबार्ड है। तो इस तरह से आप समझ गए नाबार्ड सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है। आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए सिविल सेवा का, उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा जोर दीजिए। बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे वो हेडमास्टर का हो, प्रधान शिक्षक का हो, TRE 3 हो, TRE 4 हो, या 70वीं बीपीएससी आने वाला है, कोई भी एग्जामिनेशन देने से पहले बीपीएससी के द्वारा किसी भी समय किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए हम यह सीरीज चला रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ये नहीं कि अब 70वीं वाले ये नहीं देखेंगे, हेडमास्टर एग्जामिनेशन में 70वीं वाले भी ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगले एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? तो मुंबई में है। तो इस तरीके से आप जान गए पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? ऑप्शन है शांता कुमार समिति, रंगराजन समिति, उर्जित पटेल समिति, अशोक दलवाई समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए उसके बाद उनका एक बहुत बड़ी सोच थी उनकी कि भाई किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए। तो कोई भी काम जब सरकार करना चाहती है तो उसके पहले एक कमेटी बनाती है और उससे संबंधित विशेषज्ञ को उसमें शामिल करके उनकी सिफारिश ली जाती है। तो किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की और उनको सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया कि आप बताइए कि किस तरीके से हम किसानों की आय दोगुनी कर सकते हैं, क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे हमको। तो इससे संबंधित जो समिति गठित हुई थी उसके आपको अध्यक्ष थे, गठन किया था, तो वो अध्यक्ष थे अशोक दलवाई समिति। ठीक है ना,
ये बार बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसानों की आय दोगुनी करना हमारे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय होता है। तो इसलिए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो केंद्र सरकार ने समिति गठित की थी सिफारिश देने के लिए, उसके अध्यक्ष थे अशोक दलवई समिति। यह 8 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष थे अशोक दलवई समिति। अगले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। किसानों की स्थिति पर आप सभी जानते हैं कि बहुत डिबेट होता रहता है, उनकी स्थिति कैसे सुधरेगी। चूँकि किसान है तो हम हैं, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो समिति गठित की गई है वो समिति के अध्यक्ष हैं अशोक दलवई समिति। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल हम लोग देखते हैं अशोक दलवई समिति के बारे में। अशोक दलवई समिति कितनी सदस्यीय है? 8 सदस्यीय समिति है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने खाका तैयार करने के लिए, यानी कि उसका एक ढांचा रिपोर्ट तैयार करके देने के लिए सरकार को अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की गई थी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है, तो इसके लिए समिति गठित की थी। केंद्र सरकार की घोषणा, ये केंद्र सरकार ने बजट जो पास किया था 2016-17 में, उसमें किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की गई थी। यानी बजट 2016-17 में किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी और इसके लिए फिर कार्ययोजना बनानी थी। तो कार्ययोजना बनाने के लिए एक समिति गठित की गई अशोक दलवई समिति। इस समिति की रिपोर्ट आ चुकी है और इससे संबंधित हमारा वीडियो भी इसके पहले आप जाकर खोज कर देखिए अपलोड हो चुका है। तो अशोक दलवई समिति की जो रिपोर्ट आई है उसने किस तरह की बातें की हैं, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार को क्या क्या कार्य करने के लिए कहा है, आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और अपने शुभचिंतकों, अपने परिचितों के पास ये वीडियो भेज दें ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में देश की जो स्थिति हो गई थी उससे उबारने के लिए, नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने शुरू की थी आत्मनिर्भर भारत योजना। तो उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था, इसके जो आत्मनिर्भर भारत योजना जो थे उसके आधार स्तंभ, यानी मेन जो पिलर इसके है, स्तंभ है, मेन मुख्य केंद्र बिंदु है, वो इनमें से क्या है? तो ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी, जनांकीकी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा आपको अर्थव्यवस्था तो है ही इसका आधार स्तंभ, आधारभूत संरचना भी है, जनांकीकी भी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक ना, ये ध्यान देना है। आत्मनिर्भर भारत योजना के शुरुआत हुई थी 12 मई 2020 को। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना काल जब आया था 20 में, तो उस समय देश की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो देश की स्थिति को अच्छे करने के लिए और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और ये शुरुआत कब हुई थी? 12 मई 2020 को। हम इसको हमेशा याद रखिएगा। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई थी। यानी कि आत्मनिर्भर भारत योजना में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी और जो भारत के जीडीपी के 10% के बराबर था। भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश और उसके नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। यही है आत्मनिर्भर भारत योजना। इसकी शुरुआत का डेट बार बार पूछता है और इसके आधार स्तंभ में कौन कौन है ये देखिए। तो अर्थव्यवस्था है, बुनियादी ढांचा है, प्रणाली है, जीवंत जनसांख्यिकी है, मांग है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन, लाभ प्राप्त करना, राज्य की सड़कों का सुधार, प्रदूषण नियंत्रण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की क्षमता का, दक्षता का आपको अनुकूलन। भारतमाला परियोजना स्थापित हुआ था 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 5.35 लाख करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान पास किया था। एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है।
ये भारतमाला परियोजना जिसमें नए राजमार्ग का निर्माण करना है और पहले से जो अधूरे परियोजनाएं हैं उसको पूरा करना है, बंदरगाहों और सड़क, राष्ट्रीय गलियारों, नेशनल कॉरिडोर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, को बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना, पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटक स्थल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित करना। इसीलिए देख सकते हैं आप, इसी चूंकि यहाँ पे देखें पिछड़े इलाकों के लिए जोड़ने वाले सड़क, धार्मिक और पर्यटक स्थल को भी जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसलिए इसी भारतमाला परियोजना के तहत नए नए राष्ट्रीय राजमार्ग तो बन ही रहे हैं, इसके साथ ही 4 धाम परियोजना, क्योंकि धार्मिक स्थलों को कनेक्टिविटी, धार्मिक और पर्यटक स्थलों को कनेक्टिविटी बढ़ाने का इसमें उद्देश्य है। तो 4 धाम परियोजना इसी के अंदर शुरू की गई है, जिसमें 4 धाम कौन कौन है जानते हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के बीच संयोजकता की बेहतर की जाएगी, यानी कि कनेक्टिविटी जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के बीच संयोजकता यानी कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। इस परियोजना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और राष्ट्रीय राजमार्ग को, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके सारे तथ्यों को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन देखिए उसका क्या है, उसका ऑप्शन देखिए आप आंसर बना सकते हैं कि माल ढुलाई, यानी कि जब सड़कें राजमार्ग अच्छे रहेंगे तभी तो सामान एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से जा पाएंगे अपने देश में। तो माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति, यानी कि यात्री जल्दी से जल्दी पहुंच सके कहीं पे, उसके लिए ये सब चीज़ कनेक्ट करना है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमने अभी तक 4 प्रश्न देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए औद्योगिक नीति जो 1948 आई थी उसका जो संकल्प था, सबसे मेन था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाना है देश को। ठीक ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में मुख्य प्रस्ताव था। इसको देखते हैं डिटेल से। औद्योगिक नीति 1948 को देखिए। 1948 की औद्योगिक नीति संकल्प में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। देख रहे हैं ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखने के लिए औद्योगिक नीति 1948 में एक प्रस्ताव रखा गया था। इस नीति के मुताबिक औद्योगिक विकास में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के उद्यम साथ साथ चलेंगे। यानी कि ये कहा गया इस नीति में कि आपको निजी भी चलेंगे उद्यम, यानी निजी फैक्ट्रियां भी चलेंगी और सार्वजनिक क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगेंगी। ऐसे इसलिए किया गया था कि उस समय तक निजी क्षेत्र में बहुत बड़े फैक्ट्रियां थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं थे। और निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक घराने थे या उद्योगों के मालिक थे, पूंजीपति थे, उनके पास पूरे व्यवस्था का केंद्रीकरण नहीं हो जाए, सारी संपत्तियां, सारे उद्योग उन्हीं के हाथ में न रहे, इसी को ठीक करने के लिए ये व्यवस्था, ये नीति लाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि औद्योगिक विकास में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के उद्यम साथ साथ चलेंगे। सिर्फ निजी होने से क्या होता है ना, वो जो निजी क्षेत्र को सिर्फ बढ़ाइएगा तो आज न कल उसमें अहंकार आ जाएगा और वो अपने आप को सुप्रीम मानेगा और सारी व्यवस्था को इधर उधर कर सकता है। इसलिए सरकार ने इस नीति के तहत बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी उद्यम लगेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी चलेंगे और साथ साथ प्राइवेट भी चलेंगे, और इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 तरह की हो सकती है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। जहाँ पे समाजवादी मतलब सरकार ही सारा काम करती है, सारा उद्योग सरकार के अंतर्गत हो, सभी चीज़ों पर कंट्रोल सरकार का हो, उत्पादन के साधनों पर, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस देश में उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल पूंजीपतियों का हो, निजी व्यक्तियों का, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जहाँ दोनों तरह के लक्षण मिलते हों उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब वहाँ पे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तरह के लक्षण गुण मौजूद मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 तरह की हो सकती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। और यही उद्योग नीति 1948 की मेन बातें थी कि भाई देश को बनाना है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ के औद्योगिक विकास में निजी और सार्वजनिक दोनों का भूमिका हो। मकसद क्या था? चूँकि निजी को बढ़ावा, उस समय तक निजी ज़्यादा आगे बढ़े हुए थे, तो कहा गया कि मकसद क्या है इस नीति का, तो एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को कम करना और कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकना भी था। नहीं सिर्फ बड़े घराने के पास ही सारी औद्योगिक इकाइयाँ रहेंगी तो वो क्या होगा, वो उनका ये चलने लगेगा, एकाधिकारवादी हो जाएगा, मोनोपोली व्यवस्था आ जाएगी जो देश के लिए खतरनाक होगा।
1948 की औद्योगिक नीति को भारतीय अर्थव्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है। देखिए इसी सिस्टम से हम लोग अभी भी चल रहे हैं। भारत में दोनों तरह की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित और ये समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसलिए कहा गया है कि औद्योगिक नीति 1948 की जो संकल्पना थी उसे ही कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र। और अभी भी देखिएगा दोनों तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। सरकारी कॉलेज भी काम कर रही है, प्राइवेट कॉलेज भी काम कर रहा है, सब चीज़ काम कर रहे हैं। आपको इस तरीके से सरकारी बसें भी चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है। इस तरीके से सरकारी भी कंपनी है, मोबाइल कंपनी, जैसे मान लो जैसे BSNL हो गया, और जियो प्राइवेट भी है। तो दोनों तरह की व्यवस्था जिस देश की अर्थव्यवस्था में काम करता हो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसलिए कहा जाता है कि 1948 की औद्योगिक नीति को भारतीय अर्थव्यवस्था का मैग्ना कार्टा का है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। राज्य की भूमिका को उद्यमी और प्राधिकरण दोनों रूप में परिभाषित किया गया। नहीं कहा गया इस नीति में कि राज्य उद्यमी भी होगा और प्राधिकरण अथॉरिटी भी रहेगा राज्य, और इंटरप्राइजेज भी रहेगा। इसके पहले क्या था कि राज्य क्या होगा, प्राधिकरण अथॉरिटी रहेगा सिर्फ, और उद्यम करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लोग। तो ये चीज़ ठीक नहीं होती, इसलिए इसमें कहा गया कि राज्य उद्यम भी, इंटरप्राइजेज भी होगा और अथॉरिटी भी होगा। यानी किस सेक्टर में कौन उद्योग लगेगा ये तय करेगा राज्य, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी उद्योग लगाना है तो राज्य से अनुमति लेके करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया कि राज्य की भूमिका को उद्यमी और प्राधिकरण दोनों रूपों में परिभाषित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा औद्योगिक नीति था। तो अब छठा प्रश्न देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? 4.3%, 4%, 4.4%, 4.5%। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 4%। ठीक ना। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है 2020-21 से। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को आप देना है बिहार में, तो बिहार के किसी भी आयोग का, जैसे BPSC तो मुख्य आयोग है, भी सब नौकरी देने वाली संस्था है, तो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने जाना है ना आपको, तो उसके लिए केंद्र सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्र सरकार का बजट, ठीक उसी तरह से बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट आपको देख कर के जाना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा है। 2020-21 में पूछ रहा है कि महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था, तो 4.0% था। ठीक ना। बिहार में जो महिला श्रमिक हैं, महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात कितना, 4.0%। तो ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर वर्ष केंद्र सरकार बजट पेश करती है, उसी तरह राज्य सरकारें भी बजट पेश करती है, और बजट पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। उसमें एक साल के सभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जिस सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा आर्थिक समीक्षा, वो उसमें समीक्षा जारी करती है अपनी अर्थव्यवस्था का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के बारे में देख लीजिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। आर्थिक समीक्षा क्या होता है, चालू वित्त वर्ष को लेकर केंद्र सरकार की रिपोर्ट के तौर पर देखा जाता है। इससे एक वित्त वर्ष में देश भर में हुए आर्थिक विकास की एक तस्वीर सामने आती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया इस वित्त वर्ष में, चालू वित्त वर्ष में, उसके बारे में लेखा जोखा रहता है इसी में, और उसकी तस्वीर सामने आती है। देखिए वित्तीय वर्ष क्या होता है, जिस तरह से हम लोग 1 जनवरी से शुरू करते हैं ना 31 दिसंबर तक, जो कैलेंडर अभी चल रहा है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसी तरीके से वित्तीय वर्ष जो भारत में होता है, भारत में वित्तीय वर्ष यानी सरकार का जो कामकाज करने का जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चल जाता है। और RBI का जो वित्तीय वर्ष है यानी उनका लेखांकन वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। और बजट में क्या होता है, 3 चीज़ें रहती है, पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित आंकड़े। जैसे मान लीजिए कि बजट 2024-25 पेश किया गया है इस बार 1 फरवरी को, तो इसमें इस बजट में 3 साल के आंकड़े रहते हैं। तो पहला क्या रहता है, पिछले वित्त वर्ष, तो जो बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, तो वह 1 फरवरी 2024 था। और यह जो इस समय जो वित्तीय वर्ष था वो चल रहा था आपको 2023 से 24, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, तो उस समय 1 फरवरी के डेट में जो वित्तीय वर्ष चल रहा था उसे कौन सा वित्तीय वर्ष कहते हैं, 2023-24। तो इसलिए वो वर्तमान वित्तीय वर्ष हो गया, यानी कि ये चालू वित्तीय वर्ष, अगर इसका एग्जाम्पल देखिएगा इस बार के बजट का, तो ये 2023-24 जो था वो चालू वित्तीय वर्ष था। तो यानी बजट जो पेश किया गया 1 फरवरी को 2024-25 का, वो अगले वित्त वर्ष अगर बोला जाएगा, अगले वित्त वर्ष यानी 24 का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 से शुरू, इसलिए अगले वित्तीय वर्ष मतलब 2024-25 हो जाएगा। यहाँ पे उसके भी आंकड़े रहते हैं, अनुमानित आंकड़े। और पिछला वित्तीय वर्ष यानी कि 1 फरवरी 2024 को जब
वित्तीय वर्ष चल रहा था 2023-24, तो उसके पिछले का वित्तीय वर्ष जो था उसे वह था 2022-23। यानी कि इस प्रकार से अगर बजट पेश किया जाता है तो उसमें 3 वर्ष के आंकड़े रहते हैं, तो पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 के जो उसमें अंतिम आंकड़े रहेंगे, फाइनल आंकड़े सरकार दे देगी कि 2022-23 में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रही। और चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के जो आंकड़े हों वो संशोधित रहेंगे, क्योंकि इसका बजट तो पिछले साल पेश हुआ था, तो उस 1 साल होने वाला है, तो हमारा जो लक्ष्य था कहाँ तक गया, इसलिए संशोधित आंकड़े। मान ली इस बजट में सरकार ने जब बजट पेश किया होगा उस समय 8 पॉइंट कुछ रखा होगा, 2 पॉइंट विकास दर उस संशोधित करके बताएगा कि हमारा विकास दर 8.5 हो गया, बढ़ गया, या फिर कम गया, 7.9 ही रहेगा। तो इस तरीके से चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े रहते हैं। और अगले वित्तीय वर्ष यानी कि वो 1 फरवरी 2024 को तो वित्तीय वर्ष चल रहा था 2023-24, तो अगले वित्तीय वर्ष कौन है 2024-25 के अनुमानित आंकड़े रहते हैं, जिसे बजट कहते हैं। इस प्रकार से बजट में 3 साल के आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। ये सभी जानकारी रखनी बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से हमने अभी तक 6 प्रश्न देख लिया। अब 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था। ये बिहार के स्पेशल से जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 916, 917, 918, 919, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 918। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 था। डिटेल थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुष की आबादी पर कितनी महिलाएं हैं उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। यानी स्त्री पुरुष अनुपात होता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। और 2011 में बिहार में लिंगानुपात था 918। बिहार में कितना था लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार है। जबकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो लिंगानुपात है वो 943 है। ठीक है ना। अब देखिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों का लिंगानुपात जो है आपको बिहार में है 935। कहाँ पे, बिहार में है 935 और देश का है 918। ध्यान रखना है, यानी 918 हमारा जो लिंगानुपात है वो, और जबकि भारत का लिंगानुपात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वो 918 है। ये भारत का लिंगानुपात 6 वर्ष से कम आयु वाले में। सर्वाधिक लिंगानुपात जिला बिहार का कौन है, गोपालगंज है। वहाँ पे 1015 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। सबसे कम लिंगानुपात जिला मुंगेर में है, वहाँ मात्र 876 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। और भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, वहाँ 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। और भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहाँ पे मात्र 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। मैंने कहा ना कि जब बिहार का एग्जामिनेशन देने जाना हो तो राष्ट्रीय बजट भी पढ़ लीजिए, केंद्र सरकार का बजट पढ़िए, केंद्र सरकार का आर्थिक समीक्षा पढ़ के जाइए, और बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक समीक्षा भी पढ़ के आपको जाना होगा। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी। ऑप्शन है 9.5%, 10.5%, 4.7%, 11.1%, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2020-21 उसमें 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रखा गया था 8.7%। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9 पर। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। YV रेड्डी, C रंगराजन, AM खुसरो, NK सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो NK सिंह थे। अब हमने इस पर एक विशेष वीडियो भी बनाया है, स्पेशल वीडियो, आप जाइए तो उसका थंबनेल भी लगा हुआ है, देखिएगा 16वें वित्त आयोग से संबंधित प्रमुख बातें। तो उसमें 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग दोनों की बातें हैं, तो यहाँ पे डिटेल बताना जरूरत नहीं है, आप स्पेशल इसको देख लीजिए जाकर के। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है। जीवन प्रत्याशा, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, स्कूल वर्ष का माध्य, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक ना। देखिए इसका डिटेल, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, UNDP द्वारा विकसित किया गया। UNDP क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये आंकड़ा जारी की जाती है। शुरुआत हुई थी आपको देखिए यहाँ पे प्रतिपादन कौन किया था। HDI जो जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, इसका प्रतिपादन सबसे पहले किया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब
उल हक ने, ठीक ना। इस प्रकार से मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए 3 तरह के सूचकांक लिए जाते हैं: जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक। शिक्षा सूचकांक में 2 आयाम लिए जाते हैं: स्कूल अवधि के औसत वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, और आय सूचकांक में प्रति व्यक्ति यानी ग्रॉस नेशनल इनकम लिया जाता है, पर कैपिटा इनकम यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। तो इस तरीके से हमने आज 10 प्रश्न देखा जो BPSC 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस एग्जामिनेशन के 50 प्रश्नों का एनालिसिस कर दिया है 5 वीडियो में, और इस तरीके से भारत के इतिहास में 20 प्रश्न पूछे गए थे उसका, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में पूछे गए 10 प्रश्न उसका, और भूगोल से पूछे गए 10 प्रश्न, और ये आज इकोनॉमिक्स से पूछे गए प्रश्न। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, BPSC 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 के 4 विषयों का एनालिसिस हमने कर दिया है। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सबसे पहले जरूरी होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से BPSC 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस हमने कर लिया है। अब तक इस सीरीज में हमने इस एग्जामिनेशन में पूछे गए भारत के इतिहास से 20 प्रश्न, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे गए 10 प्रश्न, भूगोल से पूछे गए 10 प्रश्न, और आज भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए 10 प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया। इस तरीके से सामान्य अध्ययन में जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उसमें से 50 प्रश्नों का एनालिसिस हमने कर लिया है, और हम आगे के वीडियो में और भी दूसरे विषय का एनालिसिस करेंगे।